Yes, you're welcome to the session of governance. शासन के विभिन्न आयाम अथवा संदर्भ। कुछ कह रहे थे? ओहो, अच्छा पिछली क्लास। ओके, तो कोई बात नहीं, पहले आपको नोट्स बनवा देता हूँ। उसके बाद ये मान के चलिएगा कि इसी यूनिट में हम लोग एंट्री लेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सुशासन क्या होता है, गुड गवर्नेंस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ई शासन क्या होता है, कारपोरेट शासन किसे कहते हैं, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या है, सेवोत्तम प्रतिमान क्या है, सेवोत्तम मॉडल, ये सारी चीजें है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हर अगली यूनिट आपको पीछे पढ़ी हुई जितनी चीजें हैं उसको सॉलिडारिटी प्रोवाइड करेगी। कहने का मतलब कि जिस दिन पूरा सिलेबस आपका खत्म होगा, आप जिन प्रश्नों का उत्तर अभी लिख रहे हैं, आपको मन करेगा कि एक बार फिर दोबारा इसे लिखें। जब दोबारा लिखेंगे तो दोबारा जो उत्तर होगा और रिफाइंड होगा और परिष्कृत होगा, क्योंकि फिर आपके अंदर एनालिटिकल कैलिबर बूस्ट हो चुका रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कोई बात नहीं, पहले लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका जो हम लोग 3-4 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, उसका एक क्रिस्प नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूं। मैं जब लिखवाऊंगा तो बीच में आप मुझे छेड़ेंगे नहीं, मैं बहुत आराम आराम से आराम आराम से रिपीट करके लिखवाऊंगा। अगर कुछ छूट छूट गया तो अगल बगल पूछताछ कर लीजिएगा। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? द्वितीय प्रशासनिक आयोग पूरा पढ़ के आप क्या करेंगे? द्वितीय प्रशासनिक आयोग का सिविल सेवा में क्या संदर्भ है, बस वही जानना है। तो सिविल सेवा में किस किस तरह के सुधार की वो रिकमेंडेशन करता है, वो सारी रिकमेंडेशन उभयनिष्ठ रूप से, जो मैं आपको बताया हूं ना कि सिविल सेवाओं में सुधार के लिए क्या पहल की जानी चाहिए, तो कमोबेश मोइली आयोग की सिविल सेवा रिफॉर्म से संबंधित रिकमेंडेशन उसमें स्वतः शामिल हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? अलग से आप कहेंगे कि मुझे फर्स्ट एआरसी पढ़ाइए, सेकेंड एआरसी पढ़ाइए, मेरा वो विषय है, मैं उसे पढ़ता हूं, तो मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन 15-15 लेक्चर लगेगा एक एआरसी को पढ़ने में। आप चाहते हैं ये प्रैक्टिकल होगा? नहीं। तो जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ें, तब फर्स्ट एआरसी और सेकेंड एआरसी की क्या रिकमेंडेशन है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, वहां पढ़ लीजिए। स्टेट के अंदर गवर्नर की विवादास्पद भूमिका, राष्ट्रपति शासन, इस संदर्भ में एआरसी की क्या रिकमेंडेशन है, बस उसको कोट कर सकते हैं वहां पर। समझ रहे हैं मेरी बात? सिविल सेवा के क्षेत्र में सुधार हेतु सेकेंड एआरसी की क्या रिकमेंडेशन है, वो कोट कर सकते हैं। तो जो भी मैं सुधारात्मक पहल बता रहा हूं, उभयनिष्ठ रूप से, ना सिर्फ सेकेंड एआरसी बल्कि 2007 का पुंछी आयोग, थोड़ा और पीछे आ जाओ, 1973 का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, मतलब तमिलनाडु वाली जो समिति थी, मैं इसका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूं, राजमन्नार समिति, अगर उसकी उसकी अनुशंसा को छोड़ दो तो सिविल सेवा में सुधार के संदर्भ में सबने लगभग लगभग उभयनिष्ठ अनुशंसा दी है, कॉमन रिकमेंडेशंस, कॉमन रिकमेंडेशंस। और सबका गोल यही है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को बूस्ट किया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? सबने कहा है कि भारत के अंदर जो सिविल सेवा की भूमिका है, ये भारत की सहकारी संघवादी अवधारणा को बढ़ावा देती है। इनफैक्ट सिविल सेवा क्या, अखिल भारतीय सेवा, समुचित रूप से पूरी अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में बोला गया है कि संभव हो तो और अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए। संसद अनुच्छेद 312 में वर्णित अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे, ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण करे। सबने पाया कि केंद्र राज्य संबंधों को बढ़ावा देने में, भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत करने में अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप बताते हैं ना
कि सिविल सेवा की उपयोगिता किन किन संदर्भों में दिखती है, तो आप कहते हैं कि सिविल सेवकों ने या सिविल सेवाओं के पदाधिकारियों ने देश के शासनिक प्रशासनिक एकीकरण की अवधारणा को बढ़ावा दिया है। देश की शासनिक प्रशासनिक एकीकरण, आपको नहीं लगता कि देश की संघीय एकीकरण को बढ़ावा दे रहा है? अगर एक जैसी प्रवृत्ति है तो डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा, डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ठीक तरीके से संचालित होगा। और अगर सेंटर स्टेट के बीच कोई रिलेशनशिप को लेकर डेडलॉक्स क्रिएट हुआ, गतिरोध पैदा हुआ, तो आपको नहीं लगता कि शासन प्रशासन का संचालन ठीक से नहीं हो पाएगा? इससे लोक नीतियों का लाभ आम जनमानस को नहीं पहुंच पाएगा, सरकार अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि भारत की सरकार एक ऐसे देश की सरकार है जिसे कल्याणकारी रास्ते पर चलना होता है। क्यों कल्याणकारी रास्ते पर चलना होता है? क्योंकि जनता के अंदर, आम जनमानस के बीच मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो स्वयं से स्वयं का भला नहीं कर सकता। उसे राज्य रूपी वैशाखी की आवश्यकता पड़ती है। और ये आज से नहीं, हमारे यहाँ परंपरागत तौर पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा चली आ रही है, कौटिल्य के दिनों से चली आ रही है। किसी भी शासन वंश को उठा लीजिए, किसी भी राजवंश को उठा लीजिए, सबने कहीं ना कहीं लोक कल्याण को वरीयता दिया है। आप मेडाइवल हिस्ट्री में आ जाइए, मुगलों की हुकूमत को देख लीजिए। मुगलों ने राजपूत राजाओं को कितना बढ़ावा दिया। उनके शासन प्रशासन में देख लीजिए, सबसे ज्यादा यहाँ के बहुसंख्यक तबके के लोग हुआ करते थे, हिंदू समाज के लोग। क्योंकि उसे मालूम था कि अगर हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रख पाए तो लंबे समय तक अपनी हुकूमत को बरकरार नहीं रख पाएंगे। हिंदुस्तानी समाज प्रारंभ से ही बहुलवादी समाज रहा है। बहुलवादी समाज, वैविध्य मूलक समाज। बहुलवादी समाज, वैविध्य मूलक समाज में अक्सर ये संभावना देखी गई है कि समाज में कई सारे ऐसे वर्ग होंगे जो बेहद वंचित होंगे, इतने वंचित होंगे कि शायद वे स्वयं के प्रयासों से अपनी वंचना को दूर नहीं कर सकते। यहीं पर आवश्यकता पड़ती है किसी अथॉरिटी के सहयोग की। और देश के अंदर सरकार से बड़ी अथॉरिटी क्या हो सकता है ना? तो इसीलिए कहा गया है कि भारत में समय दर समय नियोजन का स्वरूप भले बदलता रहे, लेकिन नियोजन का उद्देश्य नहीं बदलता। नियोजन का उद्देश्य होता है अंतिम व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित करना। और हिंदुस्तान के अंदर जितने जितने चिंतक हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, कौटिल्य से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक, सबको देख लीजिए, सबने अंत्योदय की बात की है, सबने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की है। सबने राज्य पर यह दायित्व सौंपा है कि लोक कल्याण का प्रथमेव दायित्व तुम्हें आगे बढ़कर निभाना होगा। और इस संबंध में अगर नागरिक समाज से तुम्हें मदद मिल जाती है, वेल एंड गुड। इस संदर्भ में अगर बाजार तुम्हारी मदद कर देती है, सोने पर सुहागा। लेकिन अगर वो मदद ना भी करे तो भी तुम्हें यह दायित्व निभाना ही होगा। और संविधान भी इस बात को मान्यता देता है। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, क्या मकसद है इनका? देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को हासिल करना। और जो देश सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य के लिए तड़प रहा हो, आपको लगता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, वहां के लोग सेल्फ रिलायंट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे? नहीं, वहां राज्य रूपी वैशाखी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा संविधान भी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य है। और कल्याणकारी राज्य के अंदर संविधान के मूल्यों की सुरक्षा का दायित्व प्लस नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व, ये दोनों मूल रूप से राज्य के कंधे पर होता है। राज्य मतलब समझ रहे हैं? सरकार तथा उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, इसको राज्य कहते हैं। ये बात है यहाँ। तभी कहा जाता है हमारे यहाँ न्यायपालिका का मुख्य दायित्व क्या है? न्यायपालिका का मुख्य दायित्व यही है कि राज्य को कभी भी टोटालिटेरियन न बनने दे, सर्वाधिकारवादी न बनने दे। और इस हेतु कई सारी ऐसी व्यवस्था की गई है। आपने कभी सोचा हमारे संविधान में सुनम्य प्रावधानों के साथ साथ अनम्य प्रावधान क्यों जोड़े गए? फ्लेक्सिबल के साथ रिजिड प्रोविजंस क्यों जोड़े गए? इसीलिए जोड़े गए कि केंद्र में जो भी पार्टी सत्ता में आए, अपनी बहुमत की तानाशाही का प्रयोग करते हुए संविधान के साथ खिलवाड़ न कर सके। और ये बात संविधान निर्माताओं ने संविधान सृजन के दौरान ही समझ ली थी।
और उसी का रिफ्लेक्शन है 1973 का न्यायिक नवाचार, जो मूल ढांचे की संरचना के रूप में, मूल ढांचे की के सिद्धांत के रूप में आपके सामने है। ये सब कहीं ना कहीं केंद्रीय हुकूमत पर नकेल कसने के तरीके हैं। नकेल कसना मतलब कुछ भी करो लेकिन सीमा में रहते हुए। तुम्हारी सब कुछ चलेगी, बर्दाश्त करेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी और नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि अगर तुमने तानाशाही के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, देश के लोकतंत्र का सत्यानाश हो जाएगा, नागरिक अधिकार बिलबिलाने लगेंगे। ऐसे में लोकतंत्र चौपट हो जाएगा, फिर राज्य में कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, आप सोचिए, हुकूमत में ऐसा थोड़ी है कि हुकूमत की बात जब भी आए तो सीधे आपको मोदी जी याद आए, राजनाथ सिंह याद आए, अमित शाह याद आए। नहीं, हुकूमत की बात जब भी आए, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि 2-3 साल बाद आप भी उसी का हिस्सा बनेंगे। तो फिर आपसे भी उसी तरह के कर्तव्य की अपेक्षा की जाएगी जो राजनैतिक नेतृत्व से की जाती है। वो अलग बात है कि राजनैतिक नेतृत्व जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से अपना चेहरा लेकर हाजिर होता है, आप पर्दे के पीछे से रिमोट घुमाते हैं। भूमिका तो आपकी भी है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? मन में जो सवाल आए खुल के पूछिए। आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया? हाँ। और कोई? आप चिंतन कर रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? इधर से बच्चे, नहीं पूछना है तो अब लिखो। हाँ, जब नहीं पूछेंगे तो क्या करें? जहां तक आपने अपना नोट्स बनाया होगा, रनिंग नोट्स, लेक्चर अटेंड करने के दौरान, उसके नीचे एक लाइन खींच देंगे, है ना, ऐसे यहां से लिखना शुरू कर देंगे। अलग कोई रफ नोट्स, फेयर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एक बुकलेट होगी, तय मानिए उसमें कम से कम इतने कंटेंट होंगे कि उस टॉपिक से फ्रेम किए जाने वाले प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे, है ना। आप इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे। 27-28 तक आप देखिएगा, ये पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में होगा। सिलेबस मुट्ठी में होने का मतलब यही है कि गवर्नेंस के टॉपिक पर कोई भी आपके साथ मुक्त परिचर्चा या खुली बहस करे तो आप उसकी जुबान बंद कर सकें। बहस का मतलब बोलचाल के ही नहीं होता, बहस का मतलब लिख लिखा कर भी होता है। किसी ने आपको प्रश्न दे दिया, देखा है आपने अ, अतारांकित प्रश्न पढ़ा है कि नहीं संसद में? हाँ, जो अनअस्टेरिक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिखित रूप से जवाब देने होते हैं, वो भी क्वेश्चन आवर का ही हिस्सा होता है। तारांकित प्रश्नों का जवाब मौखिक दिया जाता है। अब बस फर्क यही होता है कि मौखिक वाले में आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, अब लिखित वाले में क्या पूछेंगे? नहीं पूछ सकते। तो विचार विमर्श, वाद विवाद, बहस, डिबेट, ये लिखित और मौखिक दोनों रूपों से होता है, क्योंकि दोनों ही अभिव्यक्ति का माध्यम है। इशारे इशारे में भी होता है। समझ रहे मेरी बात? दो लोगों के बीच संवाद इशारे इशारे में होता है कि नहीं? एक मित्र इधर बैठे हैं, दूसरे मित्र उधर हैं, क्लास 2 घंटे की है, पता चला कि यार ये तो ड्यूरेशन बढ़ रही है, लग रहा है कि टीचर 1 घंटे और पढ़ाने के मूड में है। तब तक आपका मूड गड़बड़ होने लगा, मन किया कि थोड़ा मूड को रिचार्ज करके आते हैं। आप इधर हैं, दोस्त को ऐसे इशारा किया, वो भी देखा क्या, बात बन गई कि नहीं? मतलब किस लिए जा रहे हैं ये? हाँ, उधर से वो उठा, इधर से ये उठा। क्या है ये? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति लिख कर और बोलकर ही नहीं होती, इशारे इशारे में भी, प्रतीकों के माध्यम से भी। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। आप लोग नहीं समझे लग रहा है, ये भोले वाले बच्चे हैं इधर। कोई बात नहीं, ऐसे ही इनोसेंट रहे। ये मैं खुराफातियों के लिए कहा। चलो जी, हेडिंग क्या डालेंगे? भारत में सिविल सेवा की उत्पत्ति व विकास। भारत में सिविल सेवा की उत्पत्ति व विकास।
लिखिए, यूं तो, यूं तो, यूं तो ऐसे लिखेंगे, यूं तो यूं तो भारत में, भारत में लोक सेवाओं की, लोक सेवाओं की, यूं तो भारत में लोक सेवाओं की उत्पत्ति व उत्पत्ति व उनके विकास की रूपरेखा, यूं तो भारत में लोक सेवाओं की उत्पत्ति व उनके विकास की रूपरेखा प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही देखी जा सकती है, प्राचीन काल से ही देखी जा सकती है। अब अगला वाक्य लिखेंगे, प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतक, प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतक, प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतक, प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतक, कौटिल्य ने, कौटिल्य ने प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतक कौटिल्य ने अपनी रचना, प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतक कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के माध्यम से, अपनी रचना अर्थशास्त्र के माध्यम से, अर्थशास्त्र के माध्यम से अन्य सिद्धांतों के साथ साथ, अब अन्य सिद्धांतों की चर्चा हम नहीं करेंगे, बस रेफरेंस दे देंगे, अन्य सिद्धांतों के साथ साथ, अन्य सिद्धांतों के साथ साथ राज्य शिल्प, राज्य शिल्प, अंग्रेजी में स्टेट क्राफ्ट कहते हैं इसको, है ना, अन्य सिद्धांतों के साथ साथ राज्य शिल्प का, राज्य शिल्प, राज्य शिल्प का विशद वर्णन करते हुए, राज्य शिल्प का विशद मतलब व्यापक, राज्य शिल्प का विशद वर्णन करते हुए नागरिक शासन, नागरिक शासन व, नागरिक शासन व लोक प्रशासन पर, नागरिक शासन व लोक प्रशासन पर विस्तार पूर्वक लिखा है, विस्तार पूर्वक लिखा है। ध्यातव्य है, ध्यातव्य है, ध्यातव्य, ध्यातव्य का मतलब समझ रहे हैं, हाँ, मालूम होना चाहिए, इट शुड बी नोन टू यू, है ना, आपको पता होना चाहिए। ध्यातव्य है कौटिल्य, ध्यातव्य है कौटिल्य प्राचीन भारतीय चिंतन की वैदिक धारा से ताल्लुक रखते हैं, कौटिल्य प्राचीन भारतीय चिंतन की वैदिक अथवा ब्राह्मण धारा से ताल्लुक रखते हैं, कौटिल्य प्राचीन भारतीय चिंतन की वैदिक अथवा ब्राह्मण धारा से, धारा बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रीम, ब्रांच, है ना। ध्यातव्य है कौटिल्य इन भारतीय चिंतन की वैदिक अथवा ब्राह्मण धारा से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि, हालांकि, हालांकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेत्र में
सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेत्र में धर्मशास्त्रों की धर्मशास्त्रों की धर्मशास्त्रों की धर्मशास्त्रों की मर्यादाओं को धर्मशास्त्रों की मर्यादाओं को स्वीकार करते हुए स्वीकार करते हुए धर्मशास्त्रों की मर्यादाओं को स्वीकार करते हुए राजनीति, लोकनीति, राजनीति, लोकनीति, परराष्ट्र नीति, तो विदेश नीति है ना, परराष्ट्र नीति, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, आर्थिक नियोजन, भ्रष्टाचार, आर्थिक नियोजन इत्यादि का वर्णन करता है, इत्यादि का वर्णन प्रस्तुत करता है। अब आगे लिखने से पहले थोड़ा रुक जाइए। ये स्टेटमेंट में क्यों लिखवाया कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में किसकी बात कर रहे हैं? राज्य शिल्प, शासन प्रशासन, परराष्ट्र नीति, लेकिन धर्मशास्त्रों की परंपरा का अनुसरण करते हुए। धर्मशास्त्र मतलब जो मनु की धारा है, मनु की धारा से अलग नहीं है कौटिल्य। मनु की बातों को सामाजिक आचरण संहिता के रूप में कौटिल्य स्वीकार करते हैं। इसीलिए सामाजिक आचरण संहिता पर लगभग अर्थशास्त्र मौन है। समझ रहे मेरी बात? किसको व्यापक से डिस्कस कर रहा है? राजनीति, है ना, लोक नीति, परराष्ट्र नीति, इन सब की बातें कर रहा है। इसका मतलब कि धर्मशास्त्रों की जो सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादा है उसे कौटिल्य स्वीकार लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, यही वो मर्यादा है जो कौटिल्य को यथार्थवादी होते हुए भी निरंकुशता के मार्ग पर चलने, अन्यथा दुनिया में ऐसा कोई यथार्थवादी हो ही नहीं सकता जो निरंकुश ना हो सिवाय कौटिल्य के। और कौटिल्य निरंकुश क्यों नहीं हुए? धर्मशास्त्रों की मर्यादा की वजह से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आगे लिखिए। कौटिल्य के चिंतन पर कौटिल्य के चिंतन पर धर्मशास्त्र का धर्मशास्त्र का प्रभाव होने के कारण ही सॉरी कौटिल्य के चिंतन पर धर्मशास्त्र का प्रभाव होने के कारण ही प्रभाव होने के कारण ही एक बेहद यथार्थवादी होते हुए भी एक बेहद यथार्थवादी होते हुए भी कौटिल्य कौटिल्य निरंकुशता से दूरी बनाते हैं। कौटिल्य निरंकुशता से दूरी बनाते हैं। कौटिल्य निरंकुशता से दूरी बनाते हैं तथा तथा अपने स्वामी, बगल में लिख लेना राजा, शासक, तथा अपने स्वामी को तथा अपने स्वामी को प्रजापालक होने प्रजापालक होने तथा प्रजापालक होने लोक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्यों को लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहासकार ए एल वासम प्राचीन भारतीय इतिहासकार ए एल वासम कहते हैं ए एल वासम कहते हैं कि
कौटिल्य का स्वामी, कौटिल्य का स्वामी कभी निरंकुश हो ही नहीं सकता। कौटिल्य का स्वामी कभी निरंकुश हो ही नहीं सकता। निरंकुश मतलब सामान्य भाषा में तानाशाह समझ लीजिए, है ना। कौटिल्य का स्वामी कभी निरंकुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि 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 उसके ऊपर उसके ऊपर तमाम तरह की सीमाएं आरोपित की गई है। उसके ऊपर तमाम तरह की सीमाएं आरोपित की गई है। जैसे 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 मंत्रिपरिषद की सीमा, यानी राजा मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम करेगा। मंत्रिपरिषद की सीमा, कॉमा, नैतिकता का बंधन, नैतिकता का बंधन, कॉमा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देना, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देना, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देना, इत्यादि इत्यादि। यानी इससे साबित हो गया कि हमारी प्राचीन जो परंपरा रही है वो कैसी रही है, कैसे शासक की परंपरा रही है। हाँ, प्रजापालक शासक, लोक कल्याणकारी कार्यों को वरीयता देने वाला शासक, प्रजारंजक शासक, प्रजाभंजक नहीं। आगे लिखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह भी वर्णित यह भी वर्णित है यह भी वर्णित है कि शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था भूखे, नंगे, गरीबों, अपंगों, वृद्धों, अनाथों, जीव जंतुओं इत्यादि की सुरक्षा तथा पोषण का दायित्व निभाएगी। इत्यादि की सुरक्षा तथा पोषण का दायित्व निभाएगी। एक यथार्थवादी होने के नाते एक यथार्थवादी होने के नाते कौटिल्य यह मानकर चलता है यह मानकर चलता है कि शासनिक व्यवस्था में शामिल कोई पदाधिकारी भ्रष्ट न हो, यह संभव ही नहीं। शासनिक व्यवस्था में शामिल कोई पदाधिकारी भ्रष्ट न हो, यह संभव ही नहीं। अब आगे लिखने से पहले रुक जाइए। कौटिल्य कहता है कि जिस प्रकार जल में विचरण करने वाली मछली के मुंह में जल की एक बूंद न जाए, यह स्वीकार करना नामुमकिन है, ठीक उसी प्रकार शासन व्यवस्था में संलग्न पदाधिकारी भ्रष्टाचार न करे, यह भी स्वीकार करना नामुमकिन है। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस प्रकार किसी व्यक्ति की जिह्वा पर शहद या जहर रखा जाए और यह कहना कि उसने उसका स्वाद ही नहीं लिया, यह मान लेना नामुमकिन है, ठीक उसी तरह नौकरशाह भ्रष्टाचार न करे, यह मान लेना नामुमकिन है। तो ये सब नहीं लिखना है आपको समझाने के लिए बताया। देख रहे हो कितना सटीक विश्लेषण है उसका, कौटिल्य का, जो आज भी आप इसे कनेक्ट, यही कारण है कि विगत वर्षों में एक प्रश्न यहां से पूछा गया ना, कल वो प्रश्न आपको दिया भी था। ये बेसिकली भारत में सिविल सेवा या नागरिक शासन के विकास, इससे ये क्वेश्चन है। आपको समझा तो दिया ही था मैं, तो मैं चाहता हूं कि लिखवा दूं, क्योंकि आमतौर पे
तमाम जो सोर्स ऑफ रेफरेंस होते हैं गवर्नेंस के, किताबें वगैरह, वहाँ पर हो सकता है ये सारे फेसेट्स आपको आसानी से ना मिले। लेकिन क्लास आप इसीलिए तो करते हैं कि आपकी कम से कम उन समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाए तो शायद आप अपने से निकालना चाहें तो थोड़ा मुश्किल हो। ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकता, बट थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मुझे लगा कि ये फेसेट हर हाल में थोड़ा विस्तार से आपको लिखवा देना चाहिए ताकि कभी स्टफ की कमी ना हो, कंटेंट की कमी ना हो। अब बताइए कहाँ तक लिखे हैं? संभव ही नहीं है। इसीलिए कौटिल्य इसीलिए कौटिल्य इसीलिए कौटिल्य नागरिक शासन को नागरिक शासन को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए भ्रष्टाचार से बचाने के लिए जहां जासूसों की वकालत करता है जहां जासूसों की वकालत करता है, वहीं वहीं भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए विसल ब्लोअर्स की भी बात करता है। हालांकि वो अपने शब्द में विसल ब्लोअर को उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन आज के अनुसार आसान समझ हो सके आपके लिए, इसलिए मैं बोला विसल ब्लोअर्स। आज विसल ब्लोअर्स होते हैं ना, हाँ, जो व्यवस्था का हिस्सा रहते हुए भी या बाहर रहते हुए भी व्यवस्था की कमियों का उजागर करते हैं, इनको बोलते हैं विसल ब्लोअर। मतलब पोल खोल अभियान चलाना। और जासूसी तंत्र, आज का जो आसूचना तंत्र है, इंटेलिजेंस सिस्टम, लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस। आप देखिए कौटिल्य उन दिनों इसकी बात कर रखे थे, है ना? हाँ, आगे लिखिए। लिखो, भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए उन्होंने उन्होंने एक चाक चौबंद व्यवस्था विकसित करने की वकालत की थी। भ्रष्टाचार का पोल खोलने के लिए उन्होंने एक चाक चौबंद व्यवस्था विकसित करने की वकालत की है। चाक चौबंद मतलब वेल टू डू, वेल ऑर्गेनाइज्ड, समझ रहे हैं? कौटिल्य अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में नैतिक शासन नैतिक शासन नागरिक अधिकार नागरिक अधिकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भ्रष्टाचार मुक्त शासन इत्यादि की वकालत करते हैं इत्यादि की वकालत करते हैं, जिन्हें आधुनिक राजनीति में भी, आधुनिक शासन में भी जिन्हें आधुनिक शासन में भी हम जिन्हें आधुनिक शासन में भी हम थोड़े मोड़े संशोधित रूप में थोड़े मोड़े संशोधित रूप में देख सकते हैं थोड़े मोड़े संशोधित रूप में देख सकते हैं। मौर्यकालीन शासन में मौर्यकालीन शासन में मौर्यकालीन शासन में मौर्यकालीन शासन में मंत्रिपरिषद, नौकरशाह इत्यादि का उदाहरण मिलता है। मौर्यकालीन शासन में मंत्रिपरिषद, नौकरशाह इत्यादि का उदाहरण मिलता है। इतिहासकार केपी जायसवाल ने, लिखो, इतिहासकार पी जायसवाल ने मौर्यकालीन मौर्यकालीन
शासनिक व्यवस्था को, मौर्यकालीन शासनिक व्यवस्था को आधुनिक इंग्लैंड की, आधुनिक इंग्लैंड की व्हाइट हॉल व्यवस्था से जोड़कर देखा है। समझ रहे हो मेरी बात? मौर्यकालीन शासनिक व्यवस्था को आधुनिक इंग्लैंड की व्हाइट हॉल व्यवस्था से जोड़कर देखा है। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, व्हाइट हॉल मतलब मंत्री और नौकरशाह, जो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों काम करते हैं। बताइए, मौर्य काल में ऐसी व्यवस्था थी कि नहीं? स्वयं चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो प्रधानमंत्री इसका मतलब कि अन्य मंत्री भी होंगे ना। अगर एक ही होते तो काहे का प्रधान, फिर तो मंत्री होते तो प्रधान मतलब और मंत्री भी होंगे। ठीक है। और आपको मालूम है राजूक, अध्यक्ष, ये सब क्या थे? नौकरशाह। सी द कनेक्टिविटी एंशियंट टू मॉडर्न। समझ पा रहे हैं? हाँ, ये मेंशन कर लीजिए कि मौर्यकालीन शासन में मंत्रियों के साथ साथ, मंत्रियों के साथ साथ अध्यक्ष, राजूक, अध्यक्ष, राजूक इत्यादि नामों के, पद नामों के नौकरशाह भी हुआ करते थे, सिविल सेवक हुआ करते थे। हाँ, मंत्रियों के अतिरिक्त राजूक, अध्यक्ष इत्यादि पदनामों के, इत्यादि पदनामों के नौकरशाह अथवा सिविल सेवक भी हुआ करते थे। नौकरशाह अथवा सिविल सेवक भी हुआ करते थे। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मत करिए चेंज, इसी में लिख लीजिए एक लाइन, इसके बाद चेंज कर लीजिएगा। आगे चलकर, आगे चलकर मध्यकालीन भारत में भी, आगे चलकर मध्यकालीन भारत में भी मध्यकालीन भारत में भी मुख्य तौर पर मुगल कालीन शासन के दौरान, मुगल कालीन शासन के दौरान राजस्व प्रशासन के बारे में, राजस्व प्रशासन के बारे में विधिवत चर्चा मिलती है। राजस्व प्रशासन के बारे में विधिवत चर्चा मिलती है। मनसबदारी व्यवस्था को इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण माना जाता है। मनसबदारी इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण माना जाता है। चेंज द पैराग्राफ प्लीज, पैराग्राफ चेंज करिए। हम्म, ये तो नहीं, ये बेसिकली मंत्री होते थे। हाँ, अमात्य का मतलब ही होता है मंत्री। तो उस समय मंत्री शब्द का प्रयोग कहाँ होता था भाई? क्षेत्रीय भाषा में इन शब्दों की रचना होती थी, है ना? अमात्य, सुमंत, महामात्र, इस तरह के। चेंज द पैराग्राफ एंड टेक डाउन। आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में जिस तरह की सिविल सेवा प्रणाली पाई जाती है, आधुनिक भारत में जिस तरह की सिविल सेवा प्रणाली पाई जाती है, इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत, फिर से सुनो, आधुनिक भारत में जिस तरह की सिविल सेवा प्रणाली पाई जाती है, इसकी शुरुआत 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी, 17वीं, हाँ, 17वीं सदी में, 17वीं सदी में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत के दौरान हुई। ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत के दौरान हुई। सबसे पहले, सबसे पहले
ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों में लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों में लगे सेवकों को कंपनी के सैन्य कर्मचारियों से, सैन्य समझ रहे हैं ना? हाँ, थल सेना, नौसेना है ना, सैन्य कर्मचारियों से अलग रखने के उद्देश्य से, अलग रखने के उद्देश्य से उन्हें सिविल सेवक कहा गया, उन्हें सिविल सेवक कहा गया। सन 1675 ईस्वी में, सन 1675 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सन 1675 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सेवकों के पदों को, सिविल सेवकों के पदों को नियमित तौर पर, नियमित तौर पर, नियमित तौर पर श्रेणीबद्ध करने की परंपरा डाली, नियमित तौर पर श्रेणीबद्ध करने की परंपरा डाली, है ना? जैसे चाहे तो लिख लीजिए, शिक्षु मतलब अप्रेंटिस, लेखक, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट। सीनियर मर्चेंट। आगे लिखिए, ये सभी सिविल सेवक, ये सभी सिविल सेवक प्रारंभ में, प्रारंभ में ये सभी सिविल सेवक प्रारंभ में केवल, केवल कंपनी के, प्रारंभ में केवल कंपनी के व्यापारिक व, व्यापारिक व वाणिज्यिक, व्यापारिक व वाणिज्यिक दायित्वों का ही निर्वहन करते थे, व्यापारिक व वाणिज्यिक दायित्वों का ही निर्वहन करते थे, किंतु बाद में, यानी 1764 की बक्सर की लड़ाई के उपरांत, किंतु बाद में यानी 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई के उपरांत, बक्सर की लड़ाई के उपरांत जैसे ही, जैसे ही कंपनी के पास राजनैतिक शक्तियां आई, राजनैतिक शक्तियां आई, वैसे ही सिविल सेवकों की भूमिका, सिविल सेवकों की भूमिका तथा कार्य क्षेत्र, सिविल सेवकों की भूमिका तथा कार्य क्षेत्र व्यापक हुआ, और ये वाणिज्यिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ, वाणिज्यिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वहन करने लगे, प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वहन करने लगे। ध्यातव्य है, ध्यातव्य है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ध्यातव्य है
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स तथा तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों से आधुनिक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों से आधुनिक भारत में सिविल सेवा का उदय हुआ। आधुनिक भारत में सिविल सेवा का उदय हुआ। आधुनिक भारत में सिविल सेवा का उदय हुआ। क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को तर्कसंगत स्वरूप प्रदान किया। इसीलिए तर्कसंगत स्वरूप प्रदान किया। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का प्रणेता माना जाता है। सिविल सेवा का प्रणेता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उच्च सिविल सेवा की नींव रखी थी। उच्च सिविल सेवा, हायर सिविल सर्विसेज, उच्च सिविल सेवा की नींव रखी थी तथा उच्च सिविल सेवा के पदों को केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित रखा, भारतीयों को दूर रखा। क्योंकि कॉर्नवालिस की यह मान्यता थी कि भारतीय प्रशासनिक दक्षता के लिहाज से अयोग्य हैं। प्रशासनिक दक्षता के लिहाज से अयोग्य हैं तथा उनकी निष्ठा पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कॉर्नवालिस का यह भी मानना था कि भारत में ब्रिटिश मॉडल पर शासन की स्थापना ठीक ढंग से, फिर से सुन लीजिए, कॉर्नवालिस का यह भी मानना था कि भारत में ब्रिटिश मॉडल पर शासन की स्थापना केवल ब्रिटिश पदाधिकारी ही ठीक ढंग से कर सकते हैं, भारतीय नहीं। आगे अगला वाक्य लिखिए। सन 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल सन 1800 ईस्वी में, आपको लिखने में सुविधा हो रही है क्या? नहीं ना? किसको हो रही है? हाथ उठाओ। तो मतलब स्पीड थोड़ा और कम कर दूं? अच्छा ये बताइए, समझ गया मैं। मतलब ये तो आप मानकर चल रहे हैं ना कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है अभी, प्लस लिखने की आदत भी नहीं है क्योंकि बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उंगलियां दुख रही हैं। हाँ, आप सोचिए एग्जामिनेशन हॉल में 1 गो में 3 घंटे लिखने होते हैं और एक दिन में 2 बार
6 घंटे, सोचो कितना टफ होता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि परीक्षा की जितनी विधा है, परीक्षा की जितनी विधा है, क्लासरूम के अंदर आप उस पर विज्ञ हो जाते हैं। नहीं, लिखाना तो वास्तव में जरूरी होता है, ये पढ़ाई का अभिन्न हिस्सा होता है। क्योंकि जब आप क्लास नोट्स लिख रहे होते हैं ना, उस समय नहीं चाहते हुए भी आपके मन में एक प्रतियोगी भाव आ जाता है कि दूसरे लोग लिख रहे हैं, मैं मेरा कैसे छूट गया, तो फटाफट लिखेंगे। हाथ दर्द करेगा, ऐसे करके फिर लिखेंगे। हाँ। चलिए, मैं और स्लो बोलूंगा, कोई बात नहीं। आगे लिखो। वर्ष 1800 में, यानी सन 1800 ईस्वी में, सन 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में, कोलकाता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु, कोलकाता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की नींव रखी। हालांकि, हालांकि हालांकि वेलेस्ली के इस निर्णय को, हालांकि वेलेस्ली के इस निर्णय को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासी निकाय, शासी, हालांकि वेलेस्ली के इस निर्णय को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासी निकाय निदेशक मंडल की सहमति नहीं मिली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, निदेशक मंडल की सहमति नहीं मिली। जिसके कारण, जिसके कारण सन 1806 ईस्वी में, जिसके कारण सन 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलीबरी में, इंग्लैंड के हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज नाम से, ईस्ट इंडिया कॉलेज नाम से सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई। प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1833 के, सन 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से, सन 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से कंपनी के सिविल सेवकों के चयन हेतु, कंपनी के सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत का, खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत का प्रयास किया गया तथा, तथा यह भी कोशिश की गई कि
भारतीयों को कंपनी के अंदर रोजगार पद तथा अवसरों से कंपनी के अंदर रोजगार पद तथा अवसरों से वंचित न किया जाए, वंचित न किया जाए। फिर भी कंपनी के शासी निकाय निदेशक मंडल के कंपनी के शासी निकाय निदेशक मंडल के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका, इसे लागू नहीं किया जा सका। और इस तरह कार्नवालिस के समय से ही व्याप्त संरक्षण प्रणाली जारी रही, संरक्षण प्रणाली जारी रही। सन 1853 ईस्वी के सन 1853 ईस्वी के सन 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के सौजन्य से सन 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के सौजन्य से सिविल सेवा के क्षेत्र में सुधार व विकास हेतु सन 1854 ईस्वी में मैका समिति का गठन हुआ। सन 1854 ईस्वी में मैकाले समिति का गठन हुआ, जिसने जिसने अपनी अनुशंसा में जिसने अपनी अनुशंसा में निम्नलिखित बातें कही। पॉइंट नंबर 1, निम्नलिखित बातें कही। पॉइंट नंबर 1, सिविल सेवा में भर्ती के लिए सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाए या की जानी चाहिए। सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी न्यूनतम 18 और अधिकतम 23। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन लंदन में किया जाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन लंदन में किया जाना चाहिए। हेलीबरी स्थित ईस्ट इंडिया कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। हेलीबरी स्थित ईस्ट इंडिया कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सेवकों को सिविल सेवकों को सिविल सेवकों को
अंतिम तौर पर अंतिम तौर पर नियुक्ति प्रदान करने से पहले नियुक्ति प्रदान करने से पहले उन्हें परिवीक्षा पर रखना चाहिए। परिवीक्षा समझ रहे हैं? प्रोबेशन। प्रोबेशन। उन्हें परिवीक्षा पर रखनी चाहिए। जब तक आप प्रोबेशन में होते हैं, ये मान लिया जाता है कि अभी सेवा का अस्थायी हिस्सा आप नहीं बने हैं। जब प्रोबेशन पार कर जाते हैं तो मान लिया जाता है कि अंतिम रूप से अब आपकी नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, आगे लिखिए। सन 1886 ईस्वी में सन 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में सन 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचिसन चार्ल्स चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि ताकि उच्च सिविल सेवा में उच्च सिविल सेवा में भारतीयों की उच्च सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी संबंधी भारतीयों की भागीदारी संबंधी दावेदारी पर भारतीयों की भागीदारी संबंधी दावेदारी पर न्याय संगत तरीके से विचार किया जा सके। न्याय संगत तरीके से विचार किया जा सके। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। पॉइंट नंबर 1, देखिए एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए फिर लिखिए। भाई सिविल सेवा दो ही रूप थे ना, उच्च सिविल सेवा और निम्न सिविल सेवा। ठीक, हायर सिविल सर्विसेज और लोअर सिविल सर्विसेज। कल आपको पढ़ाया था, कल या परसों, कि एचिसन आयोग ने क्या किया। हाँ, 3 भागों में इन्हें बांट दिया। कौन कौन? इंपेरियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल और हाँ सबऑर्डिनेट। तो लिख लीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मैं रोक दिया, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको याद है। पहला पहला पॉइंट, सिविल सेवाओं के सिविल सेवाओं के द्विस्तरीय वर्गीकरण को सिविल सेवाओं के द्विस्तरीय वर्गीकरण को त्रिस्तरीय वर्गीकरण में बदलने की सिफारिश की गई। त्रिस्तरीय वर्गीकरण में बदलने की सिफारिश की गई। यानी यानी उच्च व निम्न सिविल सेवा के स्थान पर उच्च व निम्न सिविल सेवा के स्थान पर इंपीरियल
प्रोविंशियल प्रोविंशियल तथा अधीनस्थ सेवाओं के गठन की बात कही गई। सेकंड पॉइंट, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ आयोजित नहीं होनी चाहिए। इस लाइन को टिक कर लेंगे, इस पॉइंट को। प्रतियोगी परीक्षा यानी सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ आयोजित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंपीरियल सिविल सेवा के कुछ पद, इंपीरियल सिविल सेवा के कुछ पद प्रोविंशियल सिविल सेवकों के प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने चाहिए, है ना। इंपीरियल सिविल सेवा के कुछ पद प्रोविंशियल सिविल सेवकों के प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आगे आगे चलकर सन 1912 ईस्वी में, आगे चलकर सन 1912 ईस्वी में लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में लॉर्ड लिंगटन की अध्यक्षता में सिविल सेवा पर एक शाही आयोग की नियुक्ति की गई, शाही आयोग की नियुक्ति की गई। शाही समझ रहे हैं, ब्रिटिश ताज, हाँ, के माध्यम से, जिसने जिसने अपनी सिफारिशों में निम्नलिखित बातें कही। पॉइंट नंबर 1, सिविल सेवा के उच्चतर पदों पर, सिविल सेवा के उच्चतर पदों पर भर्तियां भर्तियां आंशिक रूप से इंग्लैंड में, आंशिक रूप से इंग्लैंड में तथा आंशिक रूप से भारत में की जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड तथा भारत में साथ साथ नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, मतलब एचिसन आयोग की सिफारिश और इसकी सिफारिश इस पॉइंट पे एक समान है कि नहीं? हाँ, साथ साथ नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट सिफारिश, उच्चतर पदों पर, मतलब सिविल सेवा के उच्चतर पदों पर, उच्चतर पदों पर
25% भर्तियां, 25% भर्तियां, 25%, 25% भर्तियां भारतीयों की जानी चाहिए। 25% भर्तियां भारतीयों की जानी चाहिए, तथा तथा ये 25% सीटें, ये सभी 25% सीटें आंशिक रूप से प्रत्यक्ष भर्ती से, आंशिक रूप से प्रत्यक्ष भर्ती से तथा आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा की जानी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, जो हायर सिविल सर्विसेज है, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, उसकी 25% सीटें किसकी होनी चाहिए? भारतीयों की। और कैसे भरा जाना चाहिए? कुछ डायरेक्ट भर्ती मतलब एग्जाम के द्वारा, और कुछ प्रोविंशियल सिविल सेवा वाले प्रमोट होकर। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सीधी भर्ती वाले सिविल सेवकों को, सीधी भर्ती वाले सिविल सेवकों को 2 वर्षों की परिवीक्षा से गुजरना होगा, प्रोबेशन से 2 वर्षों की परिवीक्षा से गुजरना होगा। लास्ट में लिखिए नोट। इस आयोग ने वर्ष 1915 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान रहे, वर्ष 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था, ना, 14 से 18 वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। लिहाजा 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 इस लिंगटन आयोग की सिफारिशों पर बिल्कुल भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। लिहाजा इस लिंगटन आयोग की सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया, गंभीरता से विचार नहीं किया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सिविल सेवा के विकास क्रम में, सिविल सेवा के विकास क्रम में, लिख लीजिए, महादेव की सौगंध, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए मैं लिखवाने से बचता हूं, और जब मैं लिखवाता हूं तो फिर शॉर्टकट नहीं अपना पाता। और ये आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करेगा। अगर मुझे ये महसूस हो जाए कि आप लिखने में असहज महसूस कर रहे हैं तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, और अगर लगता है कि नहीं ये आपके लिए जरूरी है तो धैर्य के साथ लिखना होगा। हाँ, नहीं मतलब थोड़ा मुझे तरस आ रही है, कुछ बच्चे उंगलियां हिला रहे हैं ऐसे ऐसे ब्रेक व्रेक नहीं चलेगा, 2 घंटे में कौन सा ब्रेक बताइए? हाँ, 2 घंटा तो अभी जैसे हमारी इंजन गर्म होती है तब तक बंद है। सारी क्लासेस 2 ही घंटे चलती है केवल मेरी? अच्छा, हाँ, तो संस्थान आपके प्रति संवेदनशील है कि आप 2 घंटे से ज्यादा बैठे, कहीं आपको असुविधा ना हो, थक ना जाएं, इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। वैसे मुझे मालूम है आप सिविल सेवा अभ्यर्थी हैं, 2.5-3 घंटे तो बैठ ही जाते हैं। और मेरी क्लास में तो वैसे ही इस हफ्ते से 2-2 छुट्टियां, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी। ये बताइए, ये थोक भाव में चेक कैसे होगा, कब होगा? और छुट्टियां होना, ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं, छुट्टियां, आपके जीवन में छुट्टियां हो और अस्तु की भाषा में यह प्रमाणित करता है कि आप नागरिकता के लिए योग्य व्यक्ति हैं।
अरस्तु कहता था कि जिसके जीवन में छुट्टियां नहीं हैं उसे नागरिकता से वंचित कर दो, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। छुट्टी होगी तो ही आप अपने अलावे समाज, समुदाय, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकेंगे। आप कहें नहीं साहब हम तो बड़ी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में सम्मिलित हैं, सुबह 6 बजे लग जाते हैं, रात में 10 बजे तक काम करते हैं। अरस्तु कहता है कि तुम राज्य में रहने के हकदार ही नहीं हो, तुम्हारी नागरिकता छीन लेनी चाहिए, तुम किसी काम के नहीं हो। इसलिए काम करिए लेकिन जीवन में छुट्टी जरूर रखिए। समझ रहे? इससे क्या होगा? आपकी रचनात्मकता का विकास होगा, विकास होगा। आप राजनैतिक क्रियाकलापों में समय दे सकते हैं। राजनैतिक समझ रहे हैं? पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। राजनैतिक का मतलब होता है मानव के सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए मामले। आप सिविल सेवक बनकर जब अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, कीप क्वाइट प्लीज, कीप क्वाइट। सिविल सेवक बनकर जब अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे ना, तो आपके दायित्व को राजनीति विज्ञान की भाषा में कहा जाएगा कि आप अपने राजनैतिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कौन सा दायित्व? राजनैतिक। और जब आप अपने बंगलों में आ जाएंगे और फिर अपने प्यारे बच्चों से पूछेंगे आज कितनी पढ़ाई हुई, तुम्हारी मैडम की क्या हाल है, ये मतलब क्या उन्होंने असाइनमेंट दिया। हाँ, हाल मतलब समझ रहे हो ना? हाँ। ये कौन सा दायित्व निभा रहे हैं आप? घरेलू। क्या है ये? घरेलू, व्यक्तिगत। और ध्यान रखिएगा, अरस्तु कहता है कि मनुष्य अपने दोनों तरह के जीवन को जीता है और दोनों तरह के जीवन में पर्याप्त विभेद होना चाहिए। राजनैतिक और घरेलू को एक साथ अगर गडमड कर दिए तो सब बर्बाद हो जाएगा। राजनैतिक को घरेलू से दूर रखो। और राज्य को नसीहत देता है अरस्तु कि चुपचाप केवल राजनैतिक दायित्वों का निर्वहन करो, घरेलू की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। वो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, वो गृह स्वामी का क्षेत्र है। समझ रहे हैं? तो अब बताओ, सरकार को समान नागरिक संहिता पे विचार करना चाहिए? फिर बेकार की बात, सारी बात बता दिया। अरस्तु कहता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उसी बीच नारीवादी आएंगे। नारीवादी वो कहेंगे इस बुढ़े ने सारी आग लगाई है अरस्तु को, हजारों वर्ष पहले बकवास कर दिया, उसका खामियाजा आज हमें झेलना पड़ रहा है। घरेलू मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो घरेलू मामलों का संचालन कैसे होगा? गृह स्वामी के कायदे कानून। गृह स्वामी के कायदे कानून का स्रोत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का स्रोत क्या है? धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथ चाहे कुछ भी कह लीजिए, उनको वैज्ञानिक ग्रंथ तो नहीं मान सकते आप। चाहे कुछ भी कह लीजिए, उनको तार्किक ग्रंथ नहीं, चिंतन हो सकता है, तार्किक ग्रंथ नहीं कह सकते। जिस समय जिस जिस वक्त धर्म ग्रंथ अगर तार्किक ग्रंथ बन गया तो फिर धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उसे तर्क की कसौटी पर नहीं कर सकते। समझ रहे? भगवान राम ने लंका का विनाश किया, रावण पर विजय हासिल की और बनरी सेना के साथ मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान पर बैठे, पल भर में अयोध्या। बताइए उस समय आप ही बताओ, उस समय विज्ञान व तकनीक आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी हो सकती है? ये तो कल्पना ही है ना, ये कल्पना लोक में हो सकता है, व्यवहारिक लोक में ऐसा नहीं। तो धर्म अक्सर रहस्यात्मकता को बढ़ावा देते हैं और रहस्य तार्किकता की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। और सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का, जिसे आप कहते हैं पर्सनल लॉज, वैयक्तिक विधियां, इनका स्रोत क्या है? यही धर्म जनित सांस्कृतिक मूल्य जो पूर्वाग्रहग्रस्त हैं। और सबसे बड़ा पूर्वाग्रह लैंगिक पूर्वाग्रह है। किसी भी धर्म के सर्वोच्च नेता को, रिलीजियस लीडर को, रिलीजियस पर्सनालिटी को देख लीजिए, पुरुष है और महिला उसके साथ सहयोगी की भूमिका में है। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं?
तो बताइए, धर्म जनित सांस्कृतिक मूल्यों की बुनियाद पर अगर व्यक्ति अपने वैयक्तिक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों को नियमित व विनियमित करेगा तो लैंगिक विभेद पैदा होगा कि नहीं? पैदा होगा। और यही लैंगिक विभेद सैकड़ों हजारों वर्षों बाद स्त्रियों और पुरुषों की स्थिति में बहुत बड़ा गैप पैदा कर देगा। और इसी गैप को भरने के लिए फिर पुरुष क्या करेगा, या कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था महिलाओं के उत्थान की बात करेंगी। हम तुम्हें मतदान का अधिकार देंगे, हम तुम्हें चुनाव लड़ने का अधिकार देंगे, हम तुम्हारा सशक्तिकरण करेंगे। जाहिर सी बात है, समय के साथ महिलाएं सशक्त होंगी। जब सशक्त होंगी तो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी, और जब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी तो कहेंगी कि देखो, राज्य के नियम तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन सामाजिक नियम सभी के लिए बराबर नहीं है। पुरुष 4-4 शादियां कर सकता है, मैं एक ही क्यों? हम भी एक बार में 4 शादियां करेंगे, बनाओ नियम बराबर वाला। तब ये पुरुष पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुषवादी समाज, इसे ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी। पुरुष बाहर से काम करके आएगा, स्त्री से कहेगा खाना तैयार है, अपनी पत्नी से, धर्म पत्नी से धर्म पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं तैयार है, हो सकता है वो आग बबूला हो जाए। लेकिन अब स्त्रियां भी काम पर जाने लगी, वो वक्त बदला, है ना। न्यू वुमन का दौर चल रहा है ना, नव महिला। आपके आईएएस में निबंध भी आया है, राइट एन एसे अपॉन न्यू वुमन। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ न्यू वुमन। हम किस दौर में जी रहे हैं? नौ महिला दौर में। नौ महिला का संबंध किससे है? अरे भाई, रेडिकल फेमिनिज्म से है, उग्र नारीवाद से है। उग्र नारीवाद, उग्र नारीवाद कहता है कि समाज ने सामाजिक मान्यताओं की आड़ में हमारे साथ सैकड़ों हजारों वर्षों से जो शोषण किया है, अब और आगे नहीं चलने देंगे। तुम शराब और सिगरेट पीकर पुरुषत्व दिखा रहे हो, तो हम तुमसे और ज्यादा पिएंगे। तुम 2 गाली दोगे, हम तुम्हें 20 गाली देंगे। क्या है ये? रेडिकल फेमिनिज्म। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि मकसद क्या है? आपके दिमाग से ये बुखार उतारना कि आप क्या हैं? पुरुष हैं। ये जो मर्दानगी का भूत होता है कि हम तो मर्द हैं, हम तो पुरुष हैं, ये उग्र नारीवादी इस भूत को पहले उतारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से तुम यह मानने को तैयार हो जाए कि लैंगिक रूप से कोई विभेद नहीं होना चाहिए। और तुम्हारी वो घिसी पिटी मान्यताएं जो इन चीजों को बढ़ावा देती है, हम लात मारते हैं ऐसी मान्यताओं को। समझ रहे मेरी बात? और महिलाएं इतना उग्र हो गई इस मामले में कि उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पुरुषों का प्रवेश तक वर्जित हो। इसे कहा गया द वर्ल्ड ऑफ लिस्बियंस, जिसमें केवल महिलाएं होंगी, पुरुष नहीं। अब आप कहेंगे इससे तो भाई पुरुष नहीं होंगे, सामाजिक संस्कार, विवाह वगैरह जैसी परंपराएं नहीं होंगी, तो ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेंगी? महिलाएं सीधे कह रही हैं, दुनिया आगे बढ़ाने का ठेका तुमने ले रखा है, औकात हो तो बढ़ा लो अपने से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारे जो विचार हैं, अभी तो चूंकि आप जनरलिस्ट के तौर पर चीजें पढ़ रहे हैं, बट मेरा मानना है कि ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, आपको बताऊं, इन पर बहुत नजदीक से आपको नजर रखनी चाहिए। जैसे आजकल का लंबे समय से, और खास करके आप देखेंगे केंद्र में जब भी राइट विंग गवर्नमेंट्स आती है, मेरा इशारा बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स की तरफ है, अक्सर आप देखेंगे यूसीसी यूसीसी चिल्लाते रहते हैं। आपको नहीं लगता कि यूसीसी को ठीक से समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं समझेंगे, यूसीसी पर रैशनल ओपिनियन आप दे ही नहीं सकते सिवाय बकवास के। और इसके लिए आपको पॉलिटिकल और पर्सनल, इन दोनों के मायने समझने होंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो हम राजनीतिक को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं और ना ही घरेलू को। और जब इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जानना होगा कि आपका संविधान किस मान्यता को बढ़ावा देता है। आप कहेंगे अनुच्छेद 44, इट स्टेट शुड बी ट्राइंग टू मेक यूनिफॉर्म सिविल लॉज। अरे भाई, वो तो डायरेक्शन है ना, अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जब अनुच्छेद 13 परंतु 3 में आप जाएंगे, 13 परंतु, ठंडा पानी रखिए आप साथ में,
आप मुझे लगता है लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, इसीलिए आपको झपकी आ रही है। उधर मत देखिए। आप भी, आपको भी मालूम है मैं किसको बोल रहा हूं, मुझे तो खैर मालूम है ही है। ए वाइड लेट नाइट स्टडी। पता चला 1:30 बजे तक जगे हैं, 2 बजे तक जगे हैं, लगा नींद आएगी, पढ़ना लिखना नहीं है, नींद आएगी, चलो चाय की चुस्की लेकर आते हैं। इधर तो मैं देख रहा हूँ वजीराबाद में भी सब 24 आवर्स, हाँ, ये कियोस्क खोल डाले हैं सब चाय वगैरह के, और धड़ल्ले से चल रहा है, चाय सुट्टा बार, ये सब इंदौर वगैरह मुंबई में पहले हुआ करता था, अब इधर भी मैं देख रहा हूँ। इन सब चीज़ों से बचिए, नहीं पता चला आईएएस बने या ना बने, नशेड़ी जरूर बन जाएंगे। हाँ, तो कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जब ब्यूरोक्रेसी में जाएं तो अलग ही कर जाएं। ये नहीं कि धनुष की तरह ऐसे झुक गए हैं, खांसी आ गई तो खांसते रह गए, फेफड़ा हिल चुका है। समय से सोइए, समय से उठिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, बकवासबाजी को विराम करके टॉपिक पे आ जाएं। क्या पढ़ रहे थे अभी? कौन सा आयोग? हाँ, 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 अच्छा, अगला मांटफोर्ड, मांटफोर्ड लिखो। भारत में, हाँ, लिखिए, सिविल सेवा के विकास क्रम में अगला मील का पत्थर, सिविल सेवा के विकास के क्रम में, सिविल सेवा के विकास के क्रम में अगला मील का पत्थर मांटफोर्ड रिपोर्ट को माना जाता है। मांटफोर्ड रिपोर्ट को माना जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड है ना? हाँ, मांटफोर्ड रिपोर्ट को माना जाता है, जिसने जिसने निम्नलिखित सुझाव दिए। अच्छा, ये कब गठित किया गया था? 1918 में, 18 में, हाँ, हाँ। लिखिए, उच्चतर पदों पर या उच्चतर पदों का 33% हिस्सा, उच्चतर पदों का 33% हिस्सा भारत में सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाएगा। भारत में सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाएगा। उच्चतर पदों का 33% हिस्सा भारत में सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा, तथा तथा प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 1.5% की दर से, डेढ़ समझ रहे हो ना, 1.5, प्रतिवर्ष 1.5% के दर से सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सेकंड पॉइंट, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत और इंग्लैंड, भारत और इंग्लैंड में एक ही समय पर, एक ही समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आईसीएस के सदस्यों को, नेक्स्ट पॉइंट, आईसीएस के सदस्यों को अच्छा वेतन, आईसीएस के सदस्यों को अच्छा वेतन, भत्ते, भत्ते, अलाउंसेस, भत्ते तथा पेंशन लाभ दिए जाएंगे। उन्नीस सौ उन्नीस में, सन 19, सिफारिश नहीं है ये, आगे लिखेंगे।
सन 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसे भारत शासन अधिनियम समझ रहे हैं ना, 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तथा इसे 1921 में 1921 में लागू किया गया। तो दो सुधार क्रमागत रूप से देख रहे हैं, 1918 का मॉन्टफोर्ड और 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, सन 1918 तथा सन 1918 तथा सन 1918 तथा सन 1919 के सुधारों के परिणाम स्वरूप, सन 1918 तथा सन 1919 के सुधारों के परिणाम स्वरूप आईसीएस की इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस की पहली प्रतियोगी परीक्षा यानी आईसीएस परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग की निगरानी में, ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग की निगरानी में इलाहाबाद, ब्रैकेट में लिख लीजिए आज का प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। सिविल सेवा के विकास के क्रम में विकास के क्रम में विकास के क्रम में अगला कदम सन 1923 ईस्वी में गठित, सन 1923 ईस्वी में गठित ली आयोग को माना जाता है। कौन सा आयोग? ली मतलब लॉर्ड काउंट ली, ली को माना जाता है। ली आयोग, लॉर्ड विस्काउंट ली आयोग। इस आयोग ने यह स्वीकार करते हुए सुस्पष्ट किया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार ही सिविल सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सिविल सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसकी अनुशंसा पर विचार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने सन 1926 ईस्वी में केंद्रीय सिविल सेवा आयोग का गठन किया। केंद्रीय सिविल सेवा आयोग का गठन किया, जिसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्यों का भी प्रावधान था। 4 अन्य सदस्यों का भी प्रावधान था। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तत्वाधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तत्वाधान में
तत्वाधान में इस आयोग का स्थान, कौन सा आयोग? केंद्रीय सिविल सेवा आयोग है ना। तत्वाधान में केंद्रीय सिविल सेवा आयोग का स्थान संघीय सिविल सेवा आयोग ने ले लिया। केंद्रीय सिविल सेवा आयोग का स्थान संघीय सिविल सेवा आयोग ने ले लिया। और अंत में 26 जनवरी 1950 को, और अंत में 26 जनवरी 1950 को संघ सिविल सेवा आयोग अस्तित्व में आया। संघ सिविल सेवा आयोग अस्तित्व में आया। नोट: भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में, 1935 में सिविल सेवा के अधिकारियों को, सिविल सेवा के अधिकारियों को उनके विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए आश्वस्त किया गया, रक्षा के लिए मतलब उनके विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए आश्वस्त किया गया। और संघीय सिविल सेवा आयोग के साथ साथ, संघीय सिविल सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सिविल सेवा आयोग व 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए, 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सिविल सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया। संयुक्त सिविल सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखिए, संघ सिविल सेवा केंद्र के लिए, प्रांत के लिए प्रांतीय सिविल सेवा, और अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए उभयनिष्ठ आयोग बनाना है तो उसको क्या बोला गया? संयुक्त। इसी में लिखेंगे वर्ष 1947 में, वर्ष 1947 में जब हम आजाद हुए तब केवल 2 सेवाएं ही अस्तित्व में थी। पहला इंडियन सिविल सर्विस और दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस, है ना। इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। इसके अलावे केंद्रीय व राज्य स्तर की विभिन्न सेवाओं का अस्तित्व था, विभिन्न सेवाओं का अस्तित्व था। विभिन्न केंद्रीय व अधीनस्थ सेवाओं का अस्तित्व था, लेकिन संघ से मतलब संघीय स्तर की केवल 2 ही सेवाएं थी, आईसीएस और आईपीएस। पैराग्राफ चेंज करेंगे। भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 यह उल्लेखित करता है, यह उल्लेखित करता है
कि भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होंगे तथा 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 वे अपने वे अपने कार्यकारी वे अपने कार्यकारी अथवा प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन या तो स्वयं करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी के माध्यम से। नीचे टिक आउट कर लो, किसी पदाधिकारी के माध्यम से। पूरे फ्रेज को, यानी इस पूरे अ, वाक्य खंड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन। वाक्य के इस चिन्हित हिस्से का अभिप्राय वाक्य के इस चिन्हित हिस्से का अभिप्राय सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 74 से है। सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 74 से है, जिसमें जिसमें स्पष्टता से यह उल्लेखित है जिसमें स्पष्टता से यह उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी जो जो राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति को उनके जो राष्ट्रपति को उनके कार्यकारी अथवा प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन से संबंधित सलाह मशवरे देगी, सुझाव देगी, सलाह देगी। जब अनुच्छेद 53 तथा जब अनुच्छेद 53 तथा अनुच्छेद 74 का जब अनुच्छेद 53 तथा अनुच्छेद 74 का सैद्धांत, क्या हो गया भाई? सर खिलखिलाहट की आवाज आ रही है। देखिए, जब अनुच्छेद 53 तथा अनुच्छेद 74 का सामान्य विश्लेषण किया जाता है, हाँ सैद्धांतिक लिख लो, सैद्धांतिक विश्लेषण किया जाता है, तब ऐसा प्रतीत होता है तब ऐसा प्रतीत होता है तब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति के लिए महज सलाहकार की भूमिका में हैं, महज सलाहकार की भूमिका में हैं। किंतु किंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 53 तथा अनुच्छेद 74 का तार्किक विश्लेषण करते हुए अनुच्छेद 53 तथा अनुच्छेद 74 का
तार्किक विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित वाद विधियों के माध्यम से, केस लॉज, निम्नलिखित वाद विधियों के माध्यम से, जैसे जैसे यूएन रॉय बनाम इंदिरा गांधीवाद, राम जवाया बनाम पंजाब राज्यवाद, शंकर सिंह बनाम भारत संघवाद इत्यादि के हवाले से सुस्पष्टतः यह रेखांकित किया है, सुस्पष्टतः यह रेखांकित किया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होगी, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली संसदात्मक है। भारतीय शासन प्रणाली संसदात्मक है, जहां संविधान का मुखिया वास्तविक प्राधिकारिता का उपभोग नहीं कर सकता। जहां संविधान का मुखिया वास्तविक प्राधिकारिता का उपभोग नहीं कर सकता। वास्तविक प्राधिकारिता, एक्चुअल रियल अथॉरिटी, वास्तविक प्राधिकारिता का उपभोग नहीं कर सकता। आगे लिखो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुटकी लेते हुए, लिख लो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि भारत के राष्ट्रपति अमूमन राजनैतिक रूप से बेहद अनुभवी होते हैं। अतः व्यवहार में उन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाहकार की भूमिका निभानी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, व्यवहार में उन्हें, हाँ फिर से बोल देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी किया कि चूंकि भारत के राष्ट्रपति अमूमन राजनैतिक रूप से काफी अनुभवी होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, सारे तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही होते हैं ज्यादातर लोग, एक इक्का दुक्का को छोड़ दें तो, क्योंकि राजनीतिक रूप से काफी वेटरन होते हैं, लिहाजा उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के लिए सलाहकार की भूमिका निभाए। ये अपेक्षा न करें कि मंत्रिपरिषद इन्हें सलाह देगी। संविधान में जो लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि आप जिस रूप में समझते हैं वही होगा। जो न्यायपालिका कहेगी वही आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करता है, निर्वचन करता है। ये स्वयं संविधान निर्धारित करता है। वी हैव द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। हमारे यहां अदालतीय प्राधिकारिता की संकल्पना है। क्लियर ये बात? आगे लिखिए। अब देखो जी, आप डिक्टेशन के लिए जिद कर रहे थे, एक लेक्चर मेरा और डिक्टेशन पे भी जाएगा इस पे। आप क्या करें, छोड़ दीजिए, करा दें। तो जब अगली क्लास में आऊंगा तो मुझे बता दीजिएगा कि कहां तक आपके नोटबुक में डिक्टेशन जा चुका है। ओके देन, थैंक यू सो मच।